नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अपने पिछले वीडियो जिसके अंतर्गत हमने अजैविक या ऐसे कहें मृदीय कारकों के अंतर्गत मृदा के संगठन तथा उसका वनस्पति पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो के अंतर्गत हम पारिस्थितिकीय कारकों के अंतर्गत जैविक कारक अर्थात बायोटिक फैक्टर्स के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैविक कारक से हमारा ये तात्पर्य है कि इस पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जो सजीव है, जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे एवं जीव जंतु सूक्ष्म जीव सभी शामिल है, इन सभी को सामूहिक रूप से हम जैविक कारक कहते हैं। और ये जैविक कारक प्लस अजैविक कारक मिलकर के पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत हम इस बात का अध्ययन करेंगे किस प्रकार से विभिन्न जैविक कारक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं या उनके बीच में किस प्रकार से पारस्परिक क्रियाएं होती है, या फिर ऐसे कहे कि हम सजीव यानी पेड़ पौधे जीव जंतु और सूक्ष्म जीवों के बीच में प्राकृतिक रूप से आपस में क्या एक दूसरे के बीच में संबंध पाए जाते हैं, और ये संबंध जो अंतर्जातीय या अंतराजातीय हो सकते हैं, और इन संबंधों के फलस्वरूप उनके जीवन के अस्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, और ये संबंध उनके लिए हानिकारक है या लाभदायक। इन विभिन्न घटनाओं का विभिन्न पारिस्थितिकी विज्ञों द्वारा विस्तार से अध्ययन किया गया। क्लीमेंट्स एवं सैलफोर्ड ने विभिन्न सजीवों के बीच में पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों को उन्होंने एक्शन, रिएक्शन एंड इंटरैक्शन कहा। सजीव आवास की जो समष्टियां होती है उस पर पड़ने वाले प्रभाव को क्रिया, समष्टियों का आवास पर प्रभाव प्रतिक्रिया एवं समष्टियों के बीच होने वाली पारस्परिक क्रिया को अंतरक्रिया नाम दिया गया। यह है जो क्लीमेंट्स और सैलफोर्ड के द्वारा परिभाषा दी गई थी सजीवों के बीच में पाए जाने वाले संबंधों के संदर्भ में। हम सभी जानते हैं कि इस प्रकृति में सभी जीव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। तो अपने पारस्परिक जैविक संबंधों को अन्य प्रजातियों के साथ में और सब प्रजाति के साथ में बनाए रखते हैं। जब इन संबंधों में एक ही प्रजाति के सजीव यदि एक दूसरे पर आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तो हम इसे इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप कहते हैं। लेकिन यदि विभिन्न प्रजातियों के बीच में आपसी परस्पर संबंध हो तो इस प्रकार के संबंधों को हम इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप या अंतरजातीय संबंध कहते हैं। विभिन्न सजीवों के बीच में ये जो पारस्परिक संबंध पाए जाते हैं, इन सब पारस्परिक संबंधों के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा कंपटीशन है जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न
सजीवों के बीच में जो पारस्परिक संबंध होते हैं वो पारस्परिक संबंध हानिकारक एवं लाभदायक या उदासीन हो सकते हैं। डी बेरी ने सबसे पहले इन पारस्परिक संबंधों के लिए सहजीविता शब्द का गठन किया। उनके अनुसार पारस्परिक क्रियाओं के अंतर्गत शामिल दो प्रजातियों में से एक या दोनों प्रजातियां लाभान्वित होती है, लेकिन हानि किसी को भी नहीं होती है। ओडम ने सभी प्रकार के सजीवों के बीच में जो आपसी अंतर संबंध पाए जाते हैं को केवल दो प्रकार में बांटा। उनके अंतर संबंधों को उन्होंने धनात्मक और ऋणात्मक पारस्परिक क्रियाओं में बांटा। क्लार्क के अनुसार यदि सजीवों के बीच होने वाली पारस्परिक क्रिया में शामिल दोनों जीवधारी अगर लाभान्वित होते हैं तो इसे हम सहजीवन कहते हैं। और इसके विपरीत अगर दोनों भागीदार में से एक को अगर नुकसान होता है तो इसे एंटागोनिज्म या विरोध कहते हैं। यहां पर हम ओडम के द्वारा प्रस्तुत जो वर्गीकरण है पारस्परिक क्रियाओं का सजीवों के बीच में, जिसमें ओडम 1971 के अनुसार उन्होंने दो प्रकार के जो अंतर संबंध बताए हैं कि सजीवों के बीच में दो प्रकार के अंतर संबंध पाए जाते हैं, धनात्मक पारस्परिक क्रियाएं और ऋणात्मक पारस्परिक क्रियाएं। सबसे पहले हम देखते हैं धनात्मक पारस्परिक क्रियाओं के बारे में विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। धनात्मक पारस्परिक क्रियाओं से हमारा तात्पर्य है कि इस प्रकार की संबंध में दो समष्टियां जो होती है वो आपस में साथ साथ में रहने से लाभान्वित होती है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो सहपोजिता है, इस प्रकार के संबंध में दोनों जो प्रजातियां हैं वो उनमें से एक या दोनों लाभान्वित होती है। अब हम सहभुजिता को देखते हैं कि जब दो सजीव प्रजातियों के सदस्य साथ हो एवं एक जीवधारी को लाभ हो रहा हो लेकिन दूसरे को लाभ या हानि कुछ भी नहीं हो तो हम इसे सहभुजिता कहते हैं। इसके अंतर्गत जो मुख्य उदाहरण है वो है आपके कठलताएं। कठलताएं जो काष्ठीय सहोनी पौधे होते हैं उनकी जो तना होता है वो वुडी नेचर का होता है और ये पौधे जो आरोही होते हैं जो दूसरे पौधों के ऊपर लिपट करके ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं, लेकिन इनका मृदा से संपर्क बड़ा रहता है, यानी इनकी जड़ें हैं जो मृदा के अंदर होती है जहां से ये जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं, लेकिन वायु एवं प्रकाश की उपयुक्त मात्रा को प्राप्त करने के लिए ये पौधे हैं जो अन्य ऊंची वृक्ष एवं झाड़ियों का सहारा लेकर के लिपट करके उनके ऊपर है जो पहुंच जाते हैं।
उदाहरण के रूप में हम कटहल में देखें तो टिनोस्पोरा एवं बोहिनिया। इसके साथ ही साथ कई घने जंगलों में नीचे के स्तरों पर वृक्षों की छाया के कारण अधिक प्रकाश की मात्रा उपलब्ध नहीं हो पाती, इसलिए कटहलताएं वृक्षों के तनों पर लिपटकर ऊंचे वृक्षों के ऊपर है जो उनकी जो कैनोपी होती है, कैनोपी के ऊपर है जो फैल जाती है। लेकिन ये कटहलताएं किसी प्रकार से उस वृक्ष को जिसके ऊपर ये लिपटी रहती है हानि नहीं पहुंचाती है। नेक्स्ट सपोजिटा के अंतर्गत हम देखते हैं अधिपादप, यानी विशेष प्रकार के पौधे होते हैं जो दूसरे पौधों के ऊपर उगते हैं, जो प्रकाश, वायु एवं हवा की नमी को प्राप्त करने के लिए अन्य पौधों की शाखाओं या तनों या अन्य पादप भागों पर उगते हैं एवं जीवन व्यापन करते हैं। लेकिन ये स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सिर्फ आवास के रूप में अन्य पौधों का उपयोग करते हैं। कटहलता जहाँ हम देख रहे थे कि वो है जो भूमि से जुड़ी हुई रहती है, उनकी जड़ें भूमि के अंदर होती है, लेकिन इनके अंदर इनका जमीन से कोई संबंध नहीं होता है। ये आवास के रूप में अन्य पौधों के ऊपर उगते हैं, लेकिन अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं अधिपादप जो पौधे होते हैं मुख्यतः हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंतर्गत अर्थात नम जलवायु वाले स्थानों पर देखने को मिलते हैं। इसके अंतर्गत अधिकतर हमें जो है ऑर्किडेसी, एरेसी, एस्क्लेपिडेसी, ब्रोमिलिडेसी कुल के सदस्य देखने को मिलते हैं। अधिपादप के अंदर देखा तो पोथोस, फाइकस रेमेंटोसा, वेंडा इत्यादि है जो इसके महत्वपूर्ण उदाहरण है। नेक्स्ट जो आपका धनात्मक पारस्परिक क्रियाओं के अंतर्गत हम देखते हैं वो है सौपकारिता। सौपकारिता यानी इस प्रकार के जो धनात्मक संबंध है वह दो भिन्न प्रकार के सजीव अर्थात हम ऐसे कहें दो भिन्न प्रजातियों के बीच में पाए जाते हैं और इसमें दोनों प्रकार के सजीव लाभान्वित होते हैं। साथ ही साथ इस प्रकार के पारस्परिक संबंध के अंतर्गत अपने आप को लाभान्वित होने के लिए उनका इस संबंध में साथ में रहना अति आवश्यक है, यानी दोनों का एसोसिएशन में रहना जरूरी है। सौपकारिता को सामान्यतः ऑब्लिगेटरी सिम्बायोसिस कहते हैं, अविकल्पी सहजीविता। इसके उदाहरण के अगर अंतर्गत हम देखते हैं परागण की प्रक्रिया को अंतर्गत अनेक पौधों में संपन्न होने वाली परागण प्रक्रिया में कई कीटों जैसे मधुमक्खियों, तितलियों, श्लभ आदि की विशेष भूमिका रहती है। ये मकरंद प्राप्त करने के लिए पुष्प आते हैं, बदले में परागकणों को एक पुष्प से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित करके पर परागण की क्रिया को संभव बनाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर पौधों के लिए परागण की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है और कीटों को है जो पौधों से भोजन प्राप्त हो जाता है। तो दोनों को जीवन यापन में सहायता मिलती है। तो इस प्रकार के संबंध को हम बोलते हैं सहोपकारिता। लेकिन दोनों का साथ में जरूरी है कि विशेष प्रकार के कीट ही पौधों के अंतर्गत उस एक विशेष प्रकार की प्रजाति के अंदर है जो परागण की क्रिया को संपन्न करते हैं। उस कीट के अभाव में उन पौधों के अंदर परागण की क्रिया संपन्न नहीं हो पाती है और उस कीट के उस प्लांट के अभाव में कीटों को भोजन नहीं मिल पाता। इस प्रकार से दोनों का अस्तित्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। एक अन्य उदाहरण के रूप में हम देखें
तो एक विशेष प्रकार का शलभ या पतंगा जिस प्रोनुबा यूकाशिला, यूका नामक एक बीजपत्री पादप में परागण के लिए उत्तरदायी होता है। यूका के अंदर जो पुष्प होते हैं निलंबी अवस्था में पाए जाते हैं, जो केवल रात के समय खिलते हैं, और इन पुष्पों की सुगंध से आकर्षित होकर ये कीट है जो शलभ उन पुष्पों से पराग कणों को एकत्रित करके अपनी लार के द्वारा उनको एक गेंद जैसी आकृति में परिवर्तित कर देते हैं। और यह शलभ जब अन्य पुष्प पर जाते हैं तो वहां प्रतीकाग्र के ऊपर पराग कणों की गेंद को डाल देते हैं, लेकिन इससे पहले ये अपने अंड निक्षेपक के द्वारा अर्ध विकसित फल को छेद करके इसके बीजांड में अपने अंडे रख देते हैं, और ये अंडे लार्वा को जन्म देते हैं। इसके साथ ही परागण के पश्चात पुष्प का निषेचन हो जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि युका के पुष्प में शलभ के लार्वा एवं अंडाशय में बीज का विकास दोनों प्रक्रिया साथ साथ चलती है। विकसित होते हुए लार्वा युका के बीजों को अपने भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, लेकिन युका के अंडाशय के अंदर अधिक मात्रा में बीजों का विकास होता है, जिसके फलस्वरूप लार्वा द्वारा बीजों का भक्षण किए जाने के पश्चात भी कुछ बीज है जो शेष हो जाते हैं, और कुछ लार्वा फल भित्ति में छेद करके बाहर जमीन पर गिर जाते हैं और कोकून के रूप में शरद ऋतु में डोरमेंट अवस्था में व्यतीत करते हैं। इसके बाद युका में पुष्प निर्माण के समय पुनः है जो कोकून से शलभ बाहर निकलता है, और इस प्रकार से युका एवं शलभ दोनों एक दूसरे को जीवन चक्र पूरा करने में आपसी सहयोग प्रदान करते हैं। तो सिम्बायोसिस अपने म्यूचुअलिज्म की जो बात करते हैं, सोपकारिता ना, वो उसका है जो युका और शलभ का उदाहरण है जो काफी प्रसिद्ध है और एक अच्छा उदाहरण है इसको इस प्रक्रिया को समझने का। सोपकारिता के अंदर तो दूसरा है उदाहरण है फल एवं बीज प्रकीर्णन। पौधों एवं विभिन्न जंतु प्रजातियों के बीच सोपकारिता का एक और प्रमुख उदाहरण हमें फल एवं बीज प्रकीर्णन के अंतर्गत देखने को मिलता है। विभिन्न पादप प्रजातियां फलों एवं बीजों के प्रकीर्णन में अनेक जंतुओं जैसे बंदर, गिलहरी, पक्षी एवं कीट आदि पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकीर्णन प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न पौधों के फल एवं बीज इन विभिन्न प्रकार के सजीव माध्यमों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं, या फिर हम ऐसे कहें कि जब ये भोजन करते हैं तो भोजन के फलस्वरूप इनके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं। विभिन्न जंतु एवं पक्षी जब इन फलों एवं बीजों को खाते हैं, या फिर जब ये अन्य स्थानों पर मल विसर्जन करते हैं तो इनके बीज, इन पौधों के बीज जो मल के साथ बाहर निकल जाते हैं, और इस प्रकार से इन पादपों के बीजों का सुदूर स्थानों में प्रकीर्णन हो जाता है। तो इसका फायदा यह है कि इन पादप प्रजातियों में आवास, भोजन इत्यादि के लिए प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है, और अन्य दूरस्थ स्थानों में इनका है जो विस्तार हो जाता है। इसके साथ ही कई सारे पादपों के बीज ऐसे होते हैं जिनके अंदर डोर्मेसी पाई जाती है, अर्थात जिनके बीज का बाह्य आवरण, बीजावरण कठोर होता है। जब जीवों के द्वारा इनका भक्षण किया जाता है तो इनके आहार नाल से होते हुए जब बीज मल के साथ में बाहर निकलते हैं तो आहार नाल में विभिन्न पाचक एंजाइमों के द्वारा इनके बीज का जो बीजावरण है, कठोरता, उसकी कठोरता भंगुर हो जाती है, जिसके फलस्वरूप बीज अंकुरण के योग्य हो जाते हैं। इसके अलावा कई पादप प्रजातियों के अंतर्गत बीजों में विशिष्ट प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है, ऐसे कह सकते हैं कि संरचनाएं पाई जाती है, जिसके फलस्वरूप यह
बीज चरने वाले जानवर, उसके साथ साथ अन्य उनके ऊपर भोजन करने वाले पक्षी, कीट पतंगों के शरीर पर चिपक जाते हैं और बाद में जब ये ग्रेजिंग एनिमल्स, पक्षी वगैरह अन्य स्थानों पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर जब ये अपने शरीर को साफ करते हैं या फिर लेटते हैं या फिर कहीं पर ये जो रगड़ खाते हैं तो उसके फलस्वरूप बीज वहाँ पर गिर जाते हैं और इस प्रकार से है जो इनकी बीजों का प्रकीर्णन हो जाता है। सहकारिता के अंतर्गत नेक्स्ट कैटेगरी है वो है लाइकेंस। लाइकेंस से हमारा तात्पर्य है एक विशेष प्रकार का पादप समूह जिसके अंतर्गत शैवाल एवं कवक घटक दोनों साथ में रहते हुए जीवन यापन करते हैं। इस प्रकार के एसोसिएशन को, जिसके अंतर्गत शैवाल और कवक घटक एक साथ रहते हुए एक इकाई के रूप में जीवन व्यापन करते हैं, जिसको हम लाइकेंस कहते हैं। इस लाइकेन के अंतर्गत शैवाल घटक प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, जबकि जो कवक घटक है वो मृदा से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करने के साथ ही शैवाल घटक को आश्रय प्रदान करने का कार्य करता है। यदि इसी लाइकेन में से किसी भी एक घटक को पृथक कर दिया जाता है तो दोनों का जीवन सुचारू रूप से संभव नहीं हो पाता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि सफलतम जीवन के लिए लाइकेन के दोनों घटकों का एक साथ रहना अति आवश्यक है। फिर है आपके नेक्स्ट है सहकारिता के अंतर्गत सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। यह भी जो एसोसिएशन है दो प्रजातियों के बीच सहजीविता का प्रमुख उदाहरण है। यानी इस प्रकार के सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंतर्गत जीवाणु और पौधों का दोनों है जो एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं और इस लाभ को प्राप्त करने के लिए दोनों को एक साथ रहना अति आवश्यक है। जैसे हम देखते हैं कि राइजोबियम जो जीवाणु होता है वो फेबेसी कुल के सदस्यों की जड़ों पर संक्रमण करके ग्रंथियां बनाता है, जिनको हम रूट नोड्यूल्स या मूल ग्रंथियां कहते हैं। और इन ग्रंथियों में राइजोबियम का आवास होता है। ऐसे कह सकते हैं कि इन ग्रंथियों के द्वारा वो पादप है जो राइजोबियम को आवास प्रदान करता है और इसके बदले में ये राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन यानी मृदा के अंदर जो नाइट्रोजन है जो मुक्त रूप में मौजूद है गैस रूप में, उस नाइट्रोजन को ये नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स के रूप में बदलते हैं जो पौधे के लिए नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। इसके अतिरिक्त भी फेबेसी कुल के अतिरिक्त भी अन्य कई सहोनी पौधों के अंदर भी मूल ग्रंथियां पाई जाती है जिसमें सहजीवी जीवाणु उपस्थित होते हैं, जैसे कैजुराइना, पाइनस की कुछ प्रजातियां, पोडोकार्पस आदि। सहजीवन के संबंध में आगे हम देखें तो साइकस की जो कोरोलेट रूट होती है उसके अंतर्गत एनाबिना साइकेडियोसीरियम एवं नोस्टॉक पंक्टिफॉर्मी द्वारा तथा जलीय फर्न एजोला में एनाबिना एजोली नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य संपन्न करती है। नेक्स्ट है सहकारिता के अंतर्गत है वह कवक मूल। जैसा कि नाम से प्रतीत है कि इस प्रकार के संबंध के अंतर्गत कवक और मूल के बीच में संबंध पाया जाता है। इस प्रकार के जो संबंध होते हैं वो उच्च वर्गीय पौधों की मूल के साथ में कवक जाल का संबंध पाया जाता है। जिसके अंतर्गत उच्च वर्गीय पौधों की जो मूल होती है, मूल के चारों ओर कवक जाल
लिपट करके उन जड़ों को जल एवं खनिज पोषण प्रदान करता है। बदले में वो पादप इन कवक को है जो आवास प्रदान करता है। जब इन कवक जाल का मूल के बाहरी क्षेत्र की कोशिका और संपर्क होता है तो इस प्रकार के हम गठबंधन को मूल और कवक गठबंधन को बाह्य पोषी कवक मूल कहते हैं। और ऐसे कह सकते हैं कि इस प्रकार के गठबंधन के अंतर्गत कवक तंतु उस पादप के लिए मूल रोम का कार्य करते हैं। पाइनस एवं ओक की विभिन्न जातियों के अंतर्गत बहिर्पोषी कवक मूल गठबंधन देखने को मिलता है। इसके अलावा ऑर्किडेसी, इरिकेसी एवं एसिडेसी कुल के जो सदस्य होते हैं उनके अंतर्गत कवक मूल गठबंधन के अंतर्गत कवक तंतु होस्ट प्लांट की जड़ के भीतर प्रवेश करके उसकी जो आंतरिक कोशिकाएं होती है उससे संपर्क स्थापित कर लेती है और इस प्रकार के गठबंधन को हम अंतःपोषी कवक मूल कहते हैं। और ये दोनों प्रकार के जो गठबंधन है कवक मूल के, ये मेजबान एंड होस्ट पादप के लिए जल एवं खनिज पदार्थों के अवशोषण में सहायता करते हैं। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण जो इस कवक मूल संबंध का जो फायदा है वो पौधों के लिए वो है फास्फोरस अवशोषण के संदर्भ में। क्योंकि उच्च वर्गीय जो पौधे होते हैं वह जमीन से फास्फोरस को अवशोषण करने में इतने उच्च दक्ष नहीं होते हैं, क्योंकि मृदा के अंतर्गत फास्फोरस बहुत ही न्यून मात्रा में पाया जाता है और इन पौधों के अंतर्गत इतना अधिक फाइन मूल रोम का नेटवर्क नहीं होता है। जबकि कवक मूल होती है उनके अंतर्गत उनका जो कवक जाल होता है वो बहुत ही महीन होता है, जो मृदा में फास्फोरस की अति न्यून मात्रा उपलब्ध होती हुई भी उसका अवशोषण करके उस होस्ट प्लांट को प्रोवाइड करती है। थर्ड जो है धनात्मक पारस्परिक क्रियाओं के अंतर्गत है वो है प्राक सहभोजिता। इस प्रकार के जो धनात्मक संबंध होते हैं उसमें दोनों सजीव लाभान्वित होते हैं, लेकिन इस प्रकार के पारस्परिक संबंध अस्थायी होते हैं और दोनों भागीदार को जीवित रहने के लिए साथ में रहना कोई आवश्यक नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम प्राक सहभोजिता के अंदर देखें तो समुद्री एनिमोन और एक बड़ा जंतु है हर्मिट क्रेब, समुद्री एनिमोन और हर्मिट क्रेब हर्मिट क्रेब जो होता है वो इस संबंध के अंतर्गत सी एनिमोन को भोजन के लिए एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाता है, जबकि जो सी एनिमोन होता है वो हर्मिट क्रेब के खोल के ऊपर चिपका हुआ होता है। अपनी दंश कोशिकाओं के द्वारा हर्मिट क्रेब को बाहरी खतरों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसमें दोनों को है जो इस प्रकार के संबंध में फायदा होता है। हर्मिट क्रेब को सुरक्षा मिल जाती है और सी एनिमोन को हर्मिट क्रेब के द्वारा किए बचे हुए भोजन का कुछ अंश मिल जाता है। तो इस प्रकार से इन दोनों को साथ में रहने पर फायदा प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सजीवों के बीच में या विभिन्न सजीव प्रजातियों के बीच में पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों के अंतर्गत ऋणात्मक पारस्परिक क्रियाएं। ऋणात्मक पारस्परिक क्रियाओं के अंतर्गत या फिर हम कहेंगे इस प्रकार के जो संबंध होते हैं यह एक या दोनों सजीव प्रजातियों के लिए हानिकारक होते हैं, या फिर ऐसे कहेगा उनके जीवन यापन के लिए ये कष्ट पैदा करने वाले संबंध होते हैं।
इन संबंधों के अंतर्गत हम सबसे पहले देखते हैं शोषण, जिसको हम बोलते हैं एक्सप्लॉइटेशन। अब शोषण किसके लिए हो रहा है? सबसे पहला है आश्रय यानी आवास के लिए। इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो हम देखते हैं कुकू बर्ड जो होती है, वो काऊ बर्ड के घोंसले के अंदर अपने अंडे दे देती है। और अज्ञानतावश काऊ बर्ड के द्वारा इस कुकू बर्ड के चूजों को पाला जाता है, और जब ये चूजे बड़े हो जाते हैं तो उड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इस प्रकार के अंतर्गत कुकू बर्ड के चूजों को अन्य अर्थात काऊ बर्ड के द्वारा पालन पोषण किया जाता है। तो यहाँ पर है जो आश्रय के लिए है जो शोषण किया जाता है। फिर है भोजन। इसके अंतर्गत होने वाले शोषण की प्रक्रिया दो भागों में हम बांट सकते हैं, परजीविता और परभक्षिता। इन दोनों प्रकार की ऋणात्मक पारस्परिक क्रियाओं में एक सजीव अपने दूसरे सहभागी को नुकसान पहुंचाकर स्वयं लाभान्वित होता है, अर्थात अपना भोजन प्राप्त करता है। लेकिन जो इसमें मुख्य अंतर है कि परजीविता के अंतर्गत परजीवी अपने परपोषी से भोजन प्राप्त करता है, लेकिन इसका उद्देश्य परपोषी की मृत्यु नहीं होती है। जबकि परभक्षिता के अंतर्गत परभक्षी अपने सहभागी का शिकार कर लेता है या उसे मार देता है। अब परजीविता के अंतर्गत सबसे पहले हम उदाहरण देखते हैं पूर्ण स्तंभ परजीवी। अमरबेल जिसे हम कसकुटा कहते हैं, वो अन्य पौधों जैसे बबूल, खेजड़ी, अडूसा आदि के रूप में टोटल स्टेम पैरासाइट पूर्णतया स्तंभ परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इन परजीवी पौधों के अंतर्गत पत्तियां में क्लोरोफिल का पूर्णतया स्तंभ अभाव होता है, और पादप शरीर के रूप में सिर्फ है जो तना, जो कि अत्यंत कोमल, दुर्बल तथा पीले रंग का होता है, और ये तना परपोषी पौधे पर पीले तंतुओं के रूप में लिपटा हुआ होता है। परजीवी के तने से अनेक जो संपर्क स्थान होते हैं परपोषी से, उन संपर्क स्थानों पर होस्टोरिया या चूसकांग उत्पन्न होते हैं, जो परपोषी पादप के भीतरी भागों में प्रविष्ट हो जाते हैं एवं उसके जाइलम एवं फ्लोएम से अपना संपर्क स्थापित कर परपोषी से आवश्यक पोषण प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है आंशिक स्तंभ परजीवी। इस प्रकार के पुष्पधारी परजीवी पौधों में हालांकि हरी पत्तियां पाई जाती है, लेकिन इनका जमीन से कोई संपर्क नहीं होता है, अर्थात इनकी जड़ें होती है वो जमीन में स्थिर नहीं होती है। उदाहरण के रूप में हम देखें तो बेरी प्रकार के विशेष चिपचिपे फल पाए जाते हैं, जिनको चिड़ियाएं एवं अन्य पक्षी खाते हैं, और इन फलों का भक्षण करते समय चिड़ियों की चोंच पर इनके बीज चिपक जाते हैं, और जब ये चिड़ियाएं उड़ करके किसी अन्य पौधे के तने पर बैठती है तो वहाँ पर अपनी चोंच को साफ करती है, जिससे बीज वहाँ पर गिर जाते हैं, और अनुकूल परिस्थितियों में ये परजीवी पादप के बीज अंकुरित होकर के अपनी जड़ें एवं चूसकांग विकसित कर लेते हैं, और इनकी जड़ों से परिवर्तित चूसकांग परपोषी के स्तंभ में प्रविष्ट होकर उसके जाइलम से संबंध स्थापित कर लेते हैं, और पोषक पदार्थ एवं जल खनिज तत्वों का लगातार अवशोषण करते रहते हैं। इस प्रकार के उदाहरणों के अंतर्गत हम देखें तो लोरेंथस लॉन्गिफेरस आम पर, विस्कम एल्बम ओक पर,
तथा आर्सिथोबियम प्रजाति है वो जूनिपेरस वृक्ष पर परजीवी एवं अन्य कई पादप जैसे वेंडा इत्यादि पर पाई जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट है वो है आपके पूर्ण मूल परजीवी। इस प्रकार के जो पादप होते हैं उनका पादप शरीर जमीन से बाहर हमें दिखाई नहीं देता है, सिर्फ उसके अंदर पुष्पदंड या पुष्पावृंत ही पुष्पन के पश्चात भूमि की सतह के ऊपर दिखाई देता है। इनका पादप शरीर जड़ों से कार्बनिक पोषण के अवशोषण के लिए पूरी तरह भूमिगत रहता है। उदाहरण के रूप में हम देखें तो स्ट्राइगा, रेफ्लेसिया एवं ओरोबैंकी इत्यादि इस पूर्णतया मूल परजीवी के उदाहरण हैं। ये सभी परजीवी अपने अपने परपोषियों की जड़ों से पोषण प्राप्त करते हैं। अधिक वर्षा वाले स्थानों जैसे उष्णकटिबंधीय सघन जंगलों एवं आसाम के घने जंगलों में अनेक प्रकार के वृक्ष एवं झाड़ियों की जड़ों पर वेलेनोफोरा, रेफ्लेसिया, सेप्रिया इत्यादि पूर्णतया मूल परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है परजीविता के अंतर्गत वह आंशिक मूल परजीवी। ये आवर्तबीजी परजीवी पौधे अपने बीजों का सामान्य अंकुरण प्रक्रिया निरूपित करते हैं। इनके बीज अन्य पौधों की भांति ही भूमि में अंकुरित होते हैं तब कुछ समय तक पौधों की वृद्धि होती रहती है, परंतु बाद में वृद्धि जैसे ही और अधिक होती है तो इनकी जड़ें आसपास जो पौधे पाए जाते हैं उन पौधों के साथ में अपना संपर्क स्थापित कर लेती है। उदाहरण के रूप में हम देखें तो सेंटेलम एल्बम जिसे चंदन कहते हैं, तो चंदन का पौधा प्रायः एक आंशिक मूल परजीवी के रूप में पाया जाता है क्योंकि इसकी जड़ों से कुछ परजीवी मूल शाखाएं सामान्य शाखाओं मूल शाखाओं का अतिरिक्त कुछ जो पैरासिटिक रूट्स उत्पन्न होती हैं जो कि आसपास के पौधों की जड़ों में प्रविष्ट कर जाती है और ये परजीवी जड़ें अपने परपोषी पौधों की जड़ों से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है। फिर है परभक्षिता। यह दो सजीवों के बीच संपन्न ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया के ज्वलंत उदाहरण है जिसमें भोजन प्राप्त करके लाभान्वित होने वाला सहभागी सजीव भोजन आपूर्ति करने वाले सहभागी सजीव को पूर्णतया नष्ट कर देता है अर्थात उसकी मृत्यु का कारण बनता है। वहीं दूसरी ओर परजीविता में जो परजीवी का उद्देश्य अपने परपोषी से केवल भोजन प्राप्त करने का होता है, उसे समूल नष्ट करने का नहीं। परपक्षिता में परपक्षी सजीव दूसरी प्रजातियों के सजीव को पकड़कर मारकर अपना शिकार या इसे अपना शिकार बनाता है। केवल कुछ उदाहरणों को छोड़कर प्राय प्राणी ही मुख्यतः परभक्षी प्रवृत्ति के निरूपित करते हैं। इसके अलावा कुछ विशिष्ट प्रकार के पौधे भी परभक्षी के रूप में जीवन व्यापन करते हैं जिसे हम कीटभक्षी पादप कहते हैं, जिसके अंतर्गत घटपर्णी जिसे हम नेफेंथस कहते हैं, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया जिसे ब्लेडरवर्ट कहते हैं, डायोनिया ना इत्यादि है जो प्रमुख कीटभक्षी पादपों के उदाहरण है जो अपने ये पादप सामान्यतः दलदली अवस्था में पाए जाते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। अतः नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटभक्षी पादप कीटों का भक्षण करते हैं। इन कीटों का भक्षण करने के लिए इन पौधों के अंतर्गत विशिष्ट प्रकार की इंसेक्ट कैप्चरिंग एडेप्टेशंस पाई जाती है या ऐसे कहते हैं उनकी विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती हैं जो कि कीटों को कैप्चर करने का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त इनके पादप शरीर में ग्रंथिल संवेदनशील रोम पाए जाते हैं जो जिनसे चिपचिपे द्रवीय पदार्थों का स्राव होता है। जब कीड़े मकोड़े इनके पौधे पर पहुंचते हैं तो ये है जो इसके साथ में चिपक जाते हैं और बाद में इन
कीड़े मकोड़ों का इन प्लांट्स के अंदर पाचक रसों का स्राव किया जाता है, इसके फलस्वरूप इनका डाइजेशन हो जाता है और इन्हें कीड़ों के पाचन के फलस्वरूप प्रोटीन के पाचन के फलस्वरूप इन्हें नाइट्रोजन का प्राप्ति होती है। प्रतिजीविता, इस प्रकार की ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया में दोनों सहभागी सजीव में से कोई भी लाभान्वित नहीं होता है, लेकिन इसमें एक सहभागी सजीव के द्वारा कुछ रासायनिक पदार्थों का सीक्रेशन किया जाता है, जिसकी वजह से दूसरे सहभागी वृद्धि पूर्ण या आंशिक रूप से अवरुद्ध हो जाती है और गंभीर अवस्था में अधिक मात्रा में अगर स्राव होता है तो दूसरे वाले प्राणी की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार की पारस्परिक क्रिया को हम एंटीबायोसिस या प्रतिजीविता कहते हैं। अनेक जीवाणु, कवक एवं एक्टिनोमाइसीट्स आदि इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं, जो विभिन्न सूक्ष्म जीवों के लिए एंटीमाइक्रोबियल होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो एक ब्लू ग्रीन एल्गी माइक्रोसिस्टिस, जो कि जलाशय में बहुत अधिक तीव्र गति से वृद्धि करती है, अपने थैलस को संपूर्ण जल सतह पर फैला देती है और ऐसी अवस्था में थैलस से हाइड्रोक्सिलेमाइन नामक टॉक्सिक सब्सटेंस का सीक्रेशन होता है, जिसकी वजह से जल में उपस्थित जलीय प्राणी विशेषकर मछलियां इत्यादि की मृत्यु हो जाती है। साथ ही साथ एक हरित शैवाल प्रजाति क्लोरेला वल्गेरिस का जब कल्चर किया जाता है तो इसकी सेल्स से कुछ ऐसे केमिकल्स का सीक्रेशन होता है जो अदर एल्गी जैसे निश्चय एवं कुछ डाइटम्स की वृद्धि को अवरुद्ध कर देता है। ऋणात्मक पारस्परिक क्रियाओं के अंतर्गत अंतिम प्रकार है वह कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। इस प्रकार की ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया विभिन्न सजीवों द्वारा अपन सफल एवं सुचारू जीवन यापन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों की परिणाम स्वरूप उत्पन्न ही होती है। डार्विन का जो विकासवाद का सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत डार्विन ने प्रतिस्पर्धा का उल्लेख किया है, उनके अनुसार जीवों के विकास की प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा का अत्यधिक महत्वपूर्ण रोल होता है। डार्विन के अनुसार पर्यावरण या परिवेश में उपलब्ध एक जैसी आवश्यकताओं को परिपूर्ण करने के दौरान निकट संबंधी समान आवश्यकता वाली प्रजातियों के बीच में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है। इसी संबंध में गाउसे ने पैरामीशियम की विभिन्न प्रजातियों पर किए गए अपने प्रयोगों के आधार पर स्पर्धा के बारे में अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए। उन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि जब दो प्रजातियों की आवश्यकताएं एक समान होती है तो उनके बीच उत्पन्न प्रतिस्पर्धा के कारण उनमें से एक प्रजाति को समाप्त होना पड़ता है। या ऐसे कहें कि एक प्रजाति है समान आवश्यकताओं के लिए प्रतिस्पर्धा के इस संघर्ष में एक प्रजाति समाप्त हो जाती है। इसे गाउसे का सिद्धांत या प्रतिस्पर्धा के निष्कासन का सिद्धांत भी कहते हैं। विभिन्न पेड़ पौधों के बीच अक्सर विभिन्न पर्यावरणीय घटकों जैसे प्रकाश, जल, खनिज पदार्थ, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति के लिए विकट प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है। ये प्रतिस्पर्धा भी दो प्रकार की होती है, अंतराप्रजातीय एवं अंतर प्रजातीय प्रतिस्पर्धा। यहाँ एक ही प्रजाति के पौधों के बीच स्थान या जल पोषण प्राप्त करने के लिए उत्पन्न प्रतिस्पर्धा को हम सजातीय प्रतिस्पर्धा करते हैं, और जबकि दो अलग प्रजातियों के सदस्यों के बीच में उत्पन्न अगर प्रतिस्पर्धा हो तो हम अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा करते हैं।
प्रतिस्पर्धा संबंधी जो प्रतिस्पर्धा होती है वह है जो जीवों को या सजीवों की समान आवश्यकताओं को लेकर के होती है। प्रतिस्पर्धा के एक अन्य उदाहरण के अंतर्गत हम एलिलोपैथी का उदाहरण भी देखते हैं, जिसके अंतर्गत एक पादप प्रजाति के द्वारा कुछ विषैले पदार्थों का उनकी जड़ों के द्वारा सीक्रेशन किया जाता है, जो कि अन्य पौधों के जीवन यापन के लिए दुष्कर होता है, था उनकी जिसके फलस्वरूप उनका जो जीवन समाप्त हो जाता है। उदाहरण के रूप में एलिलोपैथी के हम रूप में देखें तो पार्थेनियम स्टेरोफोरस, जिसको हम गाजर घास कहते हैं, उसका एलिलोपैथिक प्रभाव होता है। उसके अलावा एरिस्टिडा ओलिगोकेंथा की जड़ों से भी फिनोलिक रसायन उत्पन्न होते हैं, इसके कारण जमीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि रुक जाती है। इसके अलावा प्रकृति में हमें कई अन्य है जो उदाहरण भी देखने को एलिलोपैथी के मिलते हैं। अब हम अगले वीडियो के अंतर्गत इकोलॉजिकल अडेप्टेशन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पादप प्रजातियों के अंतर्गत उनके आवास के अनुसार उनमें पाए जाने वाले पारिस्थितिकीय अनुकूलनों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।